हमारे लेवल के आंसू तक जिस मिट्टी में रोए थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो मिट्टी है। मेरी इच्छा थी कि उस मिट्टी को नतमस्तक होना है, उस मिट्टी को अपने माथे पे लगाना है और बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे काम को इस देश में पूरा करके दिखाना, ये संकल्प पूरा हुआ है। हमसे जगह छीनी जा सकती है, लेकिन दिलों से हमको नहीं निकाला जा सकता। वो हम सिर्फ जगह छीन सकते हैं, वो बहुत लंबे समय से ये करते आए हैं। वो हमसे आज जगह छीन सकते हैं, लेकिन आपके दिलों से हमें नहीं निकाल सकते। जवानों की शक्ल में मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भाई नजर आ रहे हैं, समंदर नजर जा रही है, नीला नीला समंदर नजर आ रहा है। मेरठ के कप्तान में एक चुनावा सांसद अपनी बहन से, अपनी मरीनी मां से नहीं मिल पाया, पुलिस लगा के मुझे रोकने का काम किया। मैं कहने लगे मैं संविधान को मानता हूं, लेकिन इनको कैसे रोकोगे जब ये अपने पैरों में खड़े हो? पूरे जो शिक्षा के नायक है, नायिकाएं हैं, मां फातिमा शेख, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता और करोड़ों भारतीयों के मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटूराम सिर्फ मैदान नहीं है, वो मिट्टी है जिस मिट्टी में बाबा साहब अम्बेडकर के आंसू टपके थे, हमारे लेवल के आंसू टपके। जिस मिट्टी में रोए थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो मिट्टी है। मेरी इच्छा थी कि उस मिट्टी को नतमस्तक होना है, उस मिट्टी को अपने माथे पे लगाना है और बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे काम को इस देश में पूरा करके दिखाना, ये संकल्प पूरा हुआ है। प्यारे साथियों, प्यारे साथियों, हमसे जगह छीनी जा सकती है, लेकिन दिलों से हमको नहीं निकाला जा सकता। वो हम सिर्फ जगह छीन सकते हैं, वो बहुत लंबे समय से ये करते आए हैं। वो हमसे आज जगह छीन सकते हैं, लेकिन आपके दिलों से हमें नहीं निकाल सकते। इस बात का प्रमाण आज आप लोगों ने दिया है। ये नौजवानों की सलामी ये जो संख्या है, और ये मेरी माँ बहनों का जो धूम में बैठ के आशीर्वाद देने के लिए आई है, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। आपने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को जिस तरह का प्यार आशीर्वाद देने का काम किया है, मैं आगरा अलीगढ़ मंडल के अपने तमाम नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भीम आर्मी के हमारे साथी, आजाद समाज पार्टी के हमारे साथी, हमारे भाईचारा संगठनों के हमारे नेतागण, हमारे निरंतर मोर्चा के साथी, मिशन 78 के साथी, युवा मोर्चा के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसके मंच पे SC, ST, OBC और मुस्लिम, जैन, सिख तमाम जातियों के नेता आपको देखने को मिले हैं। बाकी जगह पे तो अगर वो MP MLA भी बना देते हैं तो उसको इतनी हिम्मत नहीं देते कि वो अपने समाज के लिए एक शब्द मुंह से निकाल सके। आपको 2 अप्रैल 2018 याद है नहीं याद है? मैंने तो आगरा के जिलाधिकारी कार्यालय पे भी नीला झंडा देखा था उस दिन, मेरे आज भी याद है, मेरे आज भी याद। प्यारे साथियों, जिन साथियों ने 2 अप्रैल में बलिदान दिया था, या जो साथी 2 अप्रैल में जेल गए थे, मैं चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी की तरफ से आपको वादा करता हूं, 27 में राजकाज बदलेगा। इन झूठों मुकदमों को शाम तक हम लोग हटाने का काम करेंगे, मेरी बात को आप याद रखें। और जिन निर्दोष लोगों ने पुलिस की लाठियां उठाई और जेल काटने का काम किया, उन निर्दोष भाइयों को सरकार सम्मान
करने का काम करेगी, उनके आंसू पोंछने का काम करेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, आज जब मैं आगरा में हूं और उत्तर प्रदेश में ही हमारा दूसरा सम्मेलन है, हमने 18 प्रबोधन सम्मेलन किए थे। उन सम्मेलन के जरिए हमने कर्मचारी, अधिकारी, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व विधायक, पत्रकार, चिंतक, वकील, तमाम लोगों को बुलाकर बिठा के पूछा था कि हमें उत्तर प्रदेश में इन गरीबों को राजकाज में लाना है, आप रास्ता बताओ। पूरे बुद्धिजीवी समाज ने हमारे हाथों को मजबूत करने का विश्वास दिलाया था और आज ये उसका प्रमाण है कि जहां तक नजर जा रही है, नीला नीला समंदर नजर आ रहा है। और सिर्फ नीला समंदर नजर नहीं आ रहा है, नौजवानों की शक्ल में मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाल नजर आ रहे हैं। इन बालों की अगर निगाह सत्ता की तरफ मुड़ जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग में एक अम्बेडकरवादी, एक बहुजनवादी, एक संविधानवादी आपका मुख्यमंत्री बनकर बैठेगा और प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगा। प्यारे साथियों, आगरा में जब बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात को रख रहे थे, नौजवानों, मैं जानता हूं कि संख्या ज्यादा है और आपको परेशानी हो रही, लेकिन आप ये समझ लो, ये परेशानी उस परेशानी से कम छोटी है जब हमारे लोगों के जुर्म जाति में अत्याचार होता है और आप सड़कों में खड़े होकर मुकाबला करते हो। मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब अपनी बात रख रहे थे 18 मार्च 1956 में, उन्होंने सभी को समझाने का काम किया और उनकी कुछ बातें जो जेल में रहते मैंने पढ़ी थी, जिनका मेरे ऊपर इतना गहरा असर हुआ कि आज भी रात को जब आंख खुल जाती है अचानक से तो याद आता कि बाबा साहब अपने अंतिम समय में रोआ करते थे, उनकी आंखों में आंसू होते थे और उनकी उम्मीदें नौजवानों से लगी हुई थी। बाबा साहब ने यहाँ कर्मचारियों के बारे में कहा कि कर्मचारियों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज देश के बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। बाबा साहब ने कर्मचारियों अधिकारियों से कहा कि केवल अपने बारे में मत सोचो, अपनी आमदनी का, अपनी तनख्वाह का 20% पैसा अपने समाज को तरक्की के लिए लगाओ। मैं उन कर्मचारियों का धन्यवाद दूंगा जिन कर्मचारियों ने बाबा साहब की बात को माना और जिन्होंने नहीं माना, मैं उनको आग्रह करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बाबा साहब का साथ नहीं दे पाए, लेकिन अब बाबा साहब के बच्चे मैदान में हैं। अपने समाज को, इस कमजोर हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आजाद समाज पार्टी का तन मन धन से साथ दो और फिर देखो उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ता है। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए कहा था कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, बीमार रहता हूँ, जब अपने चारों तरफ देखता हूँ तो एक भी नौजवान ऐसा नजर नहीं आता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बम्बू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब कह रहे थे, मैं ऐसे टैंक की तरह हूँ, मैं ऐसे तंबू की तरह हूँ, बम्बू की तरह हूँ, जिसमें बहुत सारे टैंकों का बोझ है, लेकिन मैं गौरवान्वित हूँ कि आज हमारे साथ, मैं इस बात को नहीं कह सकता कि मैं अकेला हूँ, मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए देश, प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ताकतवर नेतृत्व मेरे साथ है। हमारे जिले, विधानसभा, बूथ, सेक्टर, लोकसभा, मंडल, प्रदेश के मजबूत नेता मेरे साथ हैं जो लगातार मेरे हाथों को मजबूत कर रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको एक शिक्षा की व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था, भ्रष्टाचार के पैसे को
अमीरों की तिजोरी से निकाल के गरीबों तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने 1956 में जमीनों की बात की थी। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, पुरानी सरकार ने जितनी जमीन दी थी गरीबों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, चुन चुन के उन जमीनों को छीनने का काम सरकार कर रही है। असामी पट्टे हो या सीलिंग वाले पट्टे या कोई और पट्टे, सारे पट्टों को लगातार पिछड़े मुसलमानों को जो जगह दी छीनने का काम कर रही है। जब सरकार बड़े बड़े हाईवे बना के जमीन अखबार कर सकती है तो भूमिहीन मजदूरों को, किसानों को क्यों नहीं जमीन दे सकती? सरकार के पास का कोई जवाब नहीं है। और जिन्होंने 70 साल में घर बना के जो लोग रह रहे हैं, जैसे मथुरा में एक बस्ती को उजाड़ने का काम सरकार करने की बात कर रही है, जहाँ गरीब दलित वाल्मीकि समाज के लोग रह रहे हैं। मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, अगर आप गरीबों के घर छीनने का काम करोगे मथुरा में या पूरे प्रदेश में, या उनकी जमीन छीनने का काम करोगे, हम आपकी कुर्सी छीनने की मेरी बात को याद रखना। ये गरीब आपको समझ सिखाएंगे। प्यारे साथियों, मैंने पार्लियामेंट में एक बिल लेकर आया था निजी क्षेत्रों में आरक्षण का। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि दलितों को, पिछड़ों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरियां 2% है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए। बड़ी बहस हुई। कोई कहता है चंद्रशेखर आजाद को निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात करे। बात नहीं कर रहा हूँ, राजकाज बनने दो। पिछड़ों दलितों को 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का काम हम लोग करेंगे, रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को याद रखें। ये प्राइवेट सेक्टर किसी पूंजीपति का नहीं है, ये सरकारी पैसे से बनता है, सरकारी जमीन से बनता है, गरीबों के हक से बनता है। इस 98% प्राइवेट सेक्टर में आज आगरा की धरती से संकल्प हम लोग लेते हैं। इस 98% प्राइवेट सेक्टर में, इन उद्योगों में कमजोर वर्गों के लोगों को हम लोग आरक्षण देने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपको याद होगा, एक पार्टी है जो अपने आप को नारा लगाती है कि हम दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की पार्टी है, हम इनका ध्यान रखते हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ने वाली पार्टी कभी दलित, पिछड़े, मुसलमानों की बेटी नहीं हो सकती। मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपको आगरा की धरती से चेताने का काम कर रहा हूँ। ये आपकी वोटों को लेने के लिए तमाम तरह के कपड़े, तमाम तरह की भाषा बदल के आएंगे। ये आपके हितैषी होते तो आपके कर्मचारियों को डिमोशन का सामना नहीं करना पड़ता, आपके कर्मचारियों को खून के आंसू नहीं रोने पड़ते। इस बात का आपको एहसास होना चाहिए। और अगर हम लोग को मौका मिल जाएगा तो पिछड़े, अति पिछड़ों को भी दलितों के साथ प्रमोशन में आरक्षण दिलाने का काम हम लोग उत्तर प्रदेश में करेंगे। मेरी बात को अभी याद रखना। प्यारे साथियों, मैं तो यही तक नहीं, मैं सामाजिक न्याय को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आगरा की धरती में खड़े होकर कह रहा हूँ, इसलिए तमाम लोग मेरे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं कि दलितों की तरह पिछड़े वर्ग के लोगों को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हम लोग दिलाने का काम करेंगे। विधानसभा, लोकसभा में मेरी बात को आप याद रखना। जो कोई नहीं कर पाया वो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे करके दिखाएंगे। मुस्लिम भाइयों, आप भी तैयार हो जाओ, हिम्मत करके दिखाओ। आजाद समाज पार्टी आपको भी संख्या के आधार पर आप जैसे दिलाते रहेगी। मेरी बात को याद रखना। और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कहना चाहता हूं, उनके मन में भय रहता है। आरक्षण 27% दिया गया जबकि आबादी 52% थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों को 5 प्रजापति का समूल्य साकेत बिन कुशवाहा तमाम लोगों को 15% उत्तर प्रदेश में अलग से आरक्षण की व्यवस्था करा के देने। मेरी बात को आप याद रखना, जैसे कि कोई विवाद न रहे और आपकी भी संख्या कम न रहे, आपको भी आगे बढ़ के आने का मौका मिले। 5 प्रजापति, सेंट विश्वकर्मा मौर्य का बच्चा भी, निषाद का बच्चा भी, दुनिया चौहान का बच्चा भी मुख्य धारा हमारी समाज का भी मैं आपको विश्वास कराता हूँ। प्यारे साथियों, आगरा में जूते का व्यापार होता है, अलीगढ़ में काले का बड़ा काम है, फिरोजाबाद में कांच का बड़ा काम है। जीएसटी, पहले जीएसटी की मार, फिर लाइसेंस में गैर जिम्मेदारी, फिर छापेमारी के नाम पे लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। लगातार
कारीगरों को, मजदूरों को मजबूर करने का काम ये सरकार कर रही है। छोटे छोटे व्यापारी आगरा में जब रिक्शे से अपना माल भेजते हैं तो जीएसटी के अधिकारी उनको पकड़ के 50-50 हजार रुपए की रिश्वत वसूलने का काम करते हैं। राजपाल बढ़ने दो, एक एक पैसे का हिसाब होगा जो गरीबों का छीनने का काम कर रहे हैं मजदूरों का। मैंने तो पत्र लिखा था सरकार को कि जीएसटी में छूट करो, और मैं कहना चाहता हूं हमारा व्यापार मंडल मजबूत है। किसी व्यापारी को दिक्कत हुआ करे तो हमारे भीम व्यापार मंडल के साथियों से मिल लिया करो, अपनी समस्या इनको बता दिया करो। प्यारे साथियों, अभी अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर एससी एसटी ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एक लंबे का अंगूठा काटना चाहता है, उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुठ्ठीभर लोगों की वजह से अगर यूजीसी में फैसला वापस हुआ तो हम 75% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों के जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं है। चेतावनी मैं सरकार को देना चाहता हूं। ये सरकार धर्म की बात करती है, गौरव यहाँ करे धर्म की बात सरकार करती है, और अभी अपने धर्म के शंकराचार्यों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है आप लोग देख लो। प्रयागराज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जो अपनों की नहीं हुई। हालांकि मेरा उनसे वैचारिक मतभेद है, क्योंकि वो वन व्यवस्था को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, ये उनका अधिकार है, लोकतंत्र है, आर्टिकल 25-26 है। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, मानवता को मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम लोग किसी के साथ भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए वैचारिक मतभेद के बाद भी मैंने कहा कि वहां गलत हुआ, जिस तरह से उनके शिष्यों की चुटिया पकड़ के उनको खींचा गया। ये बात का उदाहरण है कि जब सत्ता तानाशाह हो जाती है तो पहले उसी का इलाज करती है जिसने उसको सत्ता में लाकर बिठाने का काम किया है। प्यारे साथियों, आज उत्तर प्रदेश में बरेली में अन्याय हो रहा है, आप सबके सामने। आज हाथरस में अन्याय हो रहा है, हाथरस के जगह हम भूले नहीं है। आज बुलंदशहर में क्या हाल है, प्रयागराज आपको याद होगा किस तरह से 90 बच्चों को जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया था। और प्रयागराज में तो शादी में अपनी बात समाज की बच्ची को मुझे मेरे पे जाने नहीं दिया था उनके घर पे। और आपको याद होगा कानपुर देहात में क्या अन्याय हुआ, आपको याद होगा अरुण वाल्मीकि की हम लोग आए थे, जब उस बच्चे को मार दिया था, उसकी 30 दिन की उसकी गर्भवती पत्नी को पीटने का काम किया था। मैं उस दिन उनके आंसू पूछने के लिए आया था। हाथरस के परिवार को मुख्यमंत्री ने वादा किया कि नौकरी और उठा देंगे, नहीं दिया। ये इनके वादे खोखले हैं। और अभी मेरठ में आपने देखा, मेरठ के कब्रस्तान में एक चुनाव सांसद अपनी बहन से और अपनी मरीनी मां से नहीं मिल पाया, पुलिस लगा के मुझे रोकने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं, मुझे तो रोक लोगे, मैं संविधान को मानता हूं, लेकिन इनको कैसे रोकोगे जब ये अपने पैरों में खड़े हो रहे हैं? मुझे रोक लो, मैं कानून को मानता हूं, लेकिन कानून चलाने वाले हाथ जब इनके हो जाएंगे, जब इनका राज का जाएगा कमजोरों का, तब इन गुंडों को कैसे बचाओगे? इनके बारे में, गुंडों के बारे में सोचो। प्यारे साथियों, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको ये कहना चाहता हूं, इस जून जाति को रोकने के लिए हमें कमर कसनी होगी, क्रांति के लिए तैयार होना पड़ेगा। और क्रांति संवैधानिक रूप से वोट के रूप में होगी। जब मैं सड़कों पे था, सड़कों पे लड़ता था, आज पार्लियामेंट में आपने भेज दिया है, तो बताओ पार्लियामेंट में आपकी आवाज बोलती है, नहीं बोलती है? क्या 543 में नीले पट्टे वाला दिखाई देता, नहीं दिखाई देता है? कहीं छिपा नहीं जाता? सुनते हो नहीं सुनते हो?
जैन समाज के भाई, सिख समाज के भाई, बौद्ध समाज के भाई, क्रिश्चियन समाज के भाई सुन ले, हमारे जो मसीह समाज को मानने वाले लोग हैं वो भी सुन ले। 15 अगस्त 47 को तय हो गया था कि जिस स्ट्रक्चर का जो स्वरूप है, अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, वो चर्च है तो चर्च रहेगा, वो गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है, हर मस्जिद को, हर गुरुद्वारे को, हर चर्च को जानबूझ के टारगेट करने का काम ये सरकार कर रही है कि इनका राजनीतिक एजेंडा कामयाब होता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सरकार की जिम्मेदारी है कि पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को है कि इस तरह का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार फतेहपुर के मकबरे को हम लोग देखते हैं, सरकार सामने नजर आती है, बीजेपी के लोग तोड़ने का काम करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारो। जब माहौल खराब करने वाले लोग हैं तो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलने वाले लोग, ये मेरी बात है। आपने अभी तक कभी इसे ताकत दी, कभी उसे ताकत दी, कभी उसे ताकत दी। एक बार बाबा साहब बोल करके सच्चे बच्चों को ताकत देके देखो, गुंडागर्दी का माहौल ठंडा हो जाएगा और सलमान सम्मान के साथ आगे बढ़ेगा। प्यारे साथियों, ये तो मैं हूं जो पार्लियामेंट में बोलता हूँ, सड़क पर मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध आरक्षण कह के लंबे समय तक आपसे वोट दी गई, आप इस बात को जानते हैं। ये तो हिम्मत चंद्रशेखर आजाद के अंदर है कि जो धर्मनिरपेक्ष है, संविधानवादी है, सबके हितों की बात करता है, सबके हितों को आगे बढ़ाने की बात करता है। ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना कमजोर देखता है, ना ताकतवर। फोन पे किसी को गाली दी जाए, धमकी दी जाए, शब्द कहे जाए, वो अपराध माना जाएगा, लेकिन SC ST को कहा जाएगा तो अपराध नहीं माना जाएगा। आप देखो मौर्य साहब कैसे मजाक उठा रहे कमजोरों का, ये लोग देखो। पहले थाने में FIR नहीं होना, एक परिवार से मिला। मेरी बात पर गौर करो नौजवानों, उस परिवार ने मुझसे कहा कि भैया अमीर आदमी सीधे चला जाता है थाना अध्यक्ष के ऑफिस में, CO के ऑफिस में, ASP के ऑफिस में, DCP के ऑफिस में, कमिश्नर के ऑफिस में, SSP के ऑफिस में, DM के ऑफिस में, DM के ऑफिस में, DM के ऑफिस में, तहसीलदार कानूनगो, सेक्रेटरी के ऑफिस में। गरीब आदमी बाहर इंतजार करता रहता कि कब अधिकारी बुलाएंगे, कब उसको न्याय मिलेगा। ये है उत्तर प्रदेश का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राजकाज बनने दो, अधिकारी आपकी बस्तियों में आके कैंप लगा के आपकी समस्या को सुना करेंगे और उसका हल किया करेंगे। याद है नहीं याद है, मेरी लोकसभा में अधिकारियों को बुलाने में ले गया था टीचर में, इसीलिए लेके गया था कि जाके गरीबों के हाल देखो और आपको पता लगे कि आपके लिए मखमली सड़कें और गरीब कीचड़ में रहते 2-2 फुट कीचड़ में। आज भी आप कमजोर वर्गों की बस्ती में जाओ, मोटरसाइकिल के अलावा 4 फुट की गाड़ी नहीं घुस सकती, ऐसे हाल गरीबों की बस्ती में बने हैं। कीचड़, गंदगी, सफाई की व्यवस्था नहीं है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, हिमांशु साहब कह रहे थे, अमित मुंडा जी, कसाना जी बैठे, वो भी इस बात को मुझसे कह रहे थे, सतपाल चौधरी जी भी कह रहे थे, चक साहब भी कह रहे थे, किशोर साहब ने भी कहा कि यहाँ ठेकेदारी आउटसोर्सिंग के जरिए सफाई कर्मचारियों को देश भरने में और आगरा में उनके हितों को लूटने का काम किया जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ, तमाम आउटसोर्सिंग खत्म करने के उसी दिन सविया या पक्की नौकरी और वो भी 50,000 रुपए से कम नहीं देने। मेरी बात को आप याद रखना, जब आजाद समाज पार्टी के हाथ में। और ये निजी क्षेत्र का ट्रेंडों का हाल देख लो, एक गरीब को कनेक्शन नहीं देती है कंपनी। इन सारी कंपनियों वालों को जो सही काम नहीं करेंगे, उनको सबक सिखाने का काम हम लोग करेंगे। प्यारे साथियों, एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि आज ईसाई समाज, मसीही समाज परेशान है, चर्च में अपनी उपासना पूजा नहीं कर पा रहा है, अपनी प्रार्थना नहीं कर पा रहा है। कोई भी आता है उनके साथ मारपीट करने लगता है, उनको भगाने लगता है, उल्टा पुलिस भी उनके मुकदमे कर देती है। मैं मसीही समाज को कहना चाहता हूँ, मैं चर्चा कह रहा हूँ, अगर कहीं आपके चर्चों में हमला होगा या आपको मॉनिटर करने का काम किया जाएगा तो आजाद समाज पार्टी बीमार भी सीधा जाके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। बढ़िया मसला
पक्का कर लो, आप भी आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाओ। आने वाले 10-15 दिन में वैसे भी माहौल उत्तर प्रदेश का बदलने वाला है, मेरी बात को आप याद रखना। आने वाले 15 दिन में देख लेना, उत्तर प्रदेश का माहौल बदलने वाला है। आप भी कमर कर लो, कमजोरी की इत्तेहादी इस सरकार को उठार के फेंक सकती है, वरना 95% वोट दिया था आपने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 2022 में। क्या मिला? 125 सीटें। आप एकजुट हो जाओ, 300 सीटें जीतेंगे, 300 सीटें। मेरी बात को आप याद रखना। क्या प्यारे साथियों, आपने इतने भयंकर चुनाव में भी बड़ी जिम्मेदारी समझदारी से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और जिन साथियों ने इसको सफल बनाने में अपना योगदान दिया, भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी, राजपाल कश्यप जी, डॉक्टर रविंद्र बघेल जी, श्याम प्रकाश मोदी जी, विक्की आजाद जी, अनिल कंदन जी, MS निमेर जी,